हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ओस्टेड का प्रयोग, और ओस्टेड के प्रयोग में हमने बताया था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों ओर एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए बायो और सेवर्ट, दो साइंटिस्ट थे, बायो और सेवर्ट ने एक नियम दिया और उस नियम को बोलते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट ने यह बताया कि किसी चालक खंड या किसी चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके बगल में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ओस्टेड ने क्या बताया? ओस्टेड ने यह बताया कि जब हम चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बट कितना होता है ये नहीं बताया। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है इस चीज़ को बताया बायो और सेवर्ट ने। तो आइए बायो सेवर्ट को शुरू करते हैं। बायो सेवर्ट का जो नियम है उस नियम के अनुसार देखा जाए तो चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट ने एक नियम दिया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो हमने बताया ही कि ओस्टेड ने यह ज्ञात किया कि चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, लेकिन बायो सेवर्ट ने यह बताया कि उस चालक तार के चारों ओर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एक चालक तार लिया है, छोटा सा टुकड़ा लिया है चालक तार का, और इस चालक तार का हमने एक छोटा सा खंड यहाँ पर लिया है डीएल। इस चालक तार का हमने एक छोटा सा खंड लिया है। चालक तार तो काफ़ी लंबा है, लेकिन उस चालक तार का एक छोटा सा खंड लिया है डीएल, और इसी छोटे से खंड के कारण हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो चालक खंड की जो लंबाई है वो हमने ले लिया है डीएल, और इस डीएल से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, और इसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसको हम लोग ज्ञात करेंगे बायो सेवर्ट के नियम से। अब अगर देखें इसमें चालक में धारा, तो चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है I। हमने चालक का छोटा सा लघु खंड, लघु अवयव लिया है डीएल, और जितना दूरी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वो हमने ले लिया है r। अब देखिए, इसको बोलते हैं प्रेक्षक बिंदु। हम यहीं पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने जा रहे हैं। तो इस प्रेक्षक बिंदु और इस लघु खंड डीएल, इसको जो मिलाने वाला रेखा है, और ये आपका विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा जा रहा है इस दिशा में, और ये वाला है आपका जो प्रेक्षक बिंदु है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये यहाँ पर है। तो इनके बीच में एक कोण बन रहा है थीटा। तो ये कोण आप ध्यान रखेंगे, थीटा कहाँ का कोण है? इस लघु जो खंड है डीएल, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है उस धारा की दिशा और प्रेक्षक बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है उसके बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा है। तो देखते हैं बायो सेवर्ट ने क्या क्या कहा। तो बायो सेवर्ट ने कहा कि किसी धारावाही चालक अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक बार हम फिर बता दें कि चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस बात को ओस्टेड ने कंफर्म किया था, और बायो सेवर्ट ने यह ज्ञात किया कि कितना उत्पन्न होता है। तो क्या बताया बायो सेवर्ट ने कि किसी धारावाही चालक अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। इसका मतलब समझते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग B से दिखाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र किसे दिखाते हैं? B से। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने चालक खंड का छोटा सा अवयव लिया है, छोटा सा खंड लिया है, तो हम लोग यह जानते हैं कि जब छोटा खंड है तो चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा होगा? छोटा होगा। बड़ा खंड होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होगा। तो इस खंड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको हम लेते हैं dB। चुंबकीय क्षेत्र हम क्या ले लिए? dB। तो धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है वो इसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा I के समानुपाती का मतलब ये हुआ कि यदि आप इसमें धारा का मान बढ़ा दें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यदि आप धारा का मान घटा दें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब कि एक को बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ेगा, एक को घटाएंगे दूसरा भी क्या होगा? घटेगा। तो इनके बीच में जो संबंध होता है उनको बोलते हैं समानुपाती। समान अनुपात में वृद्धि या समान अनुपात में कमी। मतलब कि इसमें जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अर्थात dB समानुपाती
आई इक्वेशन नंबर 1। ध्यानपूर्वक आप इक्वेशन को समझिएगा, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक चालक खंड है, इसमें से हमने छोटा सा लघु अवयव अत्यंत सूक्ष्म खंड लिया है dl, और इस dl के कारण हम यहाँ पर बिंदु P पर, जो कि r दूरी पर स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हैं। तो वायो सेवर्ट ने क्या बताया कि यहाँ पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वह इस चालक खंड में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होगी। मतलब I का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और I का मान घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, घटेगा। मतलब कि dB समानुपाती I। क्लियर हुआ। दूसरा उसने क्या बताया कि धारावाही अवयव खंड की लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह इस धारावाही जो लघु खंड है, लघु अवयव है, इसके भी क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात जो dB है ये समानुपाती हो गया dl के, समीकरण नंबर 2। अर्थात dB समानुपाती हो गया dl के। मतलब चालक खंड की अगर आप लंबाई बढ़ा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप चालक खंड की लंबाई बढ़ा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। dB समानुपाती dl, इक्वेशन नंबर 2। इन्होंने क्या बताया कि यदि आप चालक खंड की लंबाई को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो वहाँ पर प्रभाव अपना दिखा रहा है वो प्रभाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और चालक खंड की लंबाई को घटा देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये इन्होंने बताया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं। तीसरा उसने बताया कि धारा की दिशा तथा प्रेक्षक बिंदु के बीच बने कोण के साइन के समानुपाती होता है। साइन आप त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, साइन कॉस टैन। लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। किसी त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है यह विद्युत धारा की दिशा, और जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है उसकी दिशा, तो दोनों की दिशा में जो कोण बन रहा है थीटा, उसके साइन के समानुपाती होता है। मतलब कि यहाँ से कर सकते हैं, अर्थात जो dB है वो समानुपाती है किसके, तो साइन थीटा के। इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि धारावाही चालक तथा प्रेक्षक बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो धारावाही यहाँ पर चालक है और जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उसके बीच में आपका दूरी कितना है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं, अर्थात जो dB है ये व्युत्क्रमानुपाती, देखिए व्युत्क्रमानुपाती जब लिखना होता है तो चिन्ह समानुपाती का ही देते हैं, लेकिन उसको उसका रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम लिखते हैं 1/r², इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर यह स्पष्ट होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि इस एक बढ़ेगा दूसरा क्या होगा, घटेगा। व्युत्क्रम अनुपात मतलब उल्टा अनुपात, एक बढ़ेगा दूसरा क्या होगा, घटेगा। मतलब कि अगर आप r को बढ़ाते हैं, इस तार और जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है इसके बीच की दूरी को बढ़ाते हैं, तो dB क्या होगा, घटेगा। मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, घटेगा। अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र है वह बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। मतलब r को बढ़ाएंगे dB घटेगा, r को घटाएंगे नज़दीक ले आएंगे, जितना ही नज़दीक निकालेंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा दूसरा क्या होगा, घटेगा। ये 4 नियम दिया और इन चारों नियमों को मिलाकर एक सूत्र बनाया गया और उसी सूत्र को कहा गया वायो सेवर्ट का नियम। एक बार पुनः समझ लीजिए कि किसी चालक खंड में जो प्रवाहित जो चालक खंड है, चालक खंड के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह किस पर डिपेंड करता है, तो उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। अर्थात dB समानुपाती I बढ़ेगा तो dB बढ़ेगा, I घटेगा तो dB भी क्या होगा, घटेगा। और यही चुंबकीय क्षेत्र इस चालक खंड के सूक्ष्म लंबाई जो कि हम लिए हैं, लघु जो अवयव खंड लिए हैं, इसकी लंबाई के समानुपाती होता है। मतलब कि लघु अवयव खंड की लंबाई को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल चीज़ है, चालक तार की लंबाई को बढ़ा देंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लंबाई बढ़ाएंगे तभी ये बढ़ेगा। उसके बाद धारा की दिशा और प्रेक्षक बिंदु के बीच की जो कोण बन रहा है उस कोण के साइन के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट कि जो
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है यह चालक तार और प्रेक्षक बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि यदि आप इसके बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी और बीच की दूरी को घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब कि चालक तार से जितना नज़दीक निकालेंगे उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा और चालक तार से जितना आप दूर होते जाएंगे, अधिक दूरी पर निकालेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इन चारों समीकरणों को अगर एक में मिला दिया जाए, यहाँ पर देखिए समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, तो इन चारों समीकरणों को अगर एक में मिला दें तो dB 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 इन सब के क्या है, समानुपाती है और लास्ट वाले की व्युत्क्रमानुपाती है। तो सभी dB को एक जगह लिख दिया जाए और समानुपाती का चिन्ह लगा के I dl साइन थीटा इंटू 1/r², I dl साइन थीटा इंटू 1/r²। इन सबको जब एक में मिलाएंगे तो हम लिख देंगे dB समानुपाती I dl साइन थीटा बटे r²। और आप जानते हैं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक नियतांक आता है और वो नियतांक हमारा आएगा dB इक्वल टू, समानुपाती का चिन्ह हटेगा एक नियतांक आएगा और वो नियतांक होगा μ0/4π और बाकी वही है I dl साइन थीटा बटे r²। और इस तरह से हमको एक सूत्र प्राप्त हो गया dB इक्वल टू μ0/4π I dl साइन थीटा, जो I dl साइन थीटा बटे r² है और उसके साथ जो μ0/4π है, इसमें μ0/4π क्या है, नियतांक है। और इसमें विशेष तौर से इस μ0 को कहें तो μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है, जो कि हम लोग अगले लेसन में पढ़ेंगे, वहाँ पर इसके बारे में पूरा डिस्कस किया जाएगा। μ0/4π में μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। और इसका अगर संयुक्त रूप से मान देखें μ0/4π का, तो μ0/4π का मान आता है 10⁻⁻7। कितना आता है, 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका मान होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। मतलब μ0/4π का मान होता है 10⁻⁻7। इसमें स्पेशली देखा जाए ना तो μ0 का मान देखिए क्या होता है, μ0/4π, तो इसमें μ0 का मान होता है 4π इंटू 10⁻⁻7। और जबकि नीचे हमारा ऑलरेडी 4π है तो 4π से 4π कैंसिल हो जाता है तो बचता है 10⁻⁻7। इसीलिए हम डायरेक्ट क्या कह देते हैं कि μ0/4π का मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।